हेलो एंड वेलकम बैक टू सर्वज्ञ एजुटेक। तो बच्चों, लास्ट ज्योग्राफी के लेक्चर में हमने बात करी थी टर्शरी विंड्स के बारे में, और आज हम लेके आए हैं आपके लिए अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें कि हम बात करेंगे स्मॉग के बारे में। तो चलो, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ अभिषेक पाल और मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 क्लियर किया है, साथ साथ यूपीएससी सीडीएस एंड एफकेट वेरियस टाइम क्लियर किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं स्मॉग के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट डज स्मॉग मीन। देखो, स्मॉग ना दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज स्मोक एंड सेकेंड इज फॉग। क्लियर? तो ये दो शब्द आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब स्मोक के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। स्मोक मतलब धुआं, जो कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से बनता है। अब फॉग क्या होता है? फॉग मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, जब हमने किसकी बात करी थी, प्रेसिपिटेशन की बात करी थी, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन की बात करी थी। उसमें हमने ऑलरेडी डिटेल में देखा था कि फॉग बनता कैसे है। क्लियर? इसके लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। तो इन कुछ चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आज हमारा जो लेक्चर होगा वो बेसिक पढ़ेंगे हम स्मॉग के बारे में, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि स्मॉग जब बनता है उस समय किस किस तरह की कंडीशंस क्रिएट हो जाती है एनवायरनमेंट में, और स्मॉग के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, और कोई एटमॉस्फेरिकल फिनोमिना वहाँ पर अगर देखने को मिलता है तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बेसिक तो यही है स्मॉग का कि स्मोक प्लस फॉग। क्लियर? उसे बोलेंगे हम स्मोकी फॉग, जो कि बनता है आपका बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल, वहीकुलर एमिशन एंड इंडस्ट्रियल फ्यूम्स से। क्लियर? तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, स्मोक कंटेन शूट पार्टिकल्स। ठीक है? अब ये शूट क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल होते हैं। क्लियर? कार्बन के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो आपके निकलते हैं। अब ये किसी भी तरह के हो सकते हैं। ये स्मोक हो सकता है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आपका हो सकता है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कभी आपके सामने शूट नाम का शब्द आ जाए तो आपको क्या रखना है? स्मॉल कार्बनस पार्टिकल्स। अब वो किसी भी फॉर्म में आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर? अब जब हम स्मॉग की बात करते हैं तो हमें दो तरह की स्मॉग नॉर्मली देखने को मिलती है। पहली, सल्फ्यूरियस स्मॉग। अब इसमें होगा क्या? इसमें सल्फर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इसे बोला जाता है सल्फ्यूरियस स्मॉग। सेकेंड हम देखते हैं इसमें क्या? फोटोकेमिकल स्मॉग। अब देखो, ये भी दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, फोटो एंड केमिकल। केमिकल तो आप समझोगे कि यहाँ पर वेरियस केमिकल एलिमेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है, और फोटो मीन्स यहाँ पर बात हो रही है किसकी? सनलाइट की। क्लियर? तो ये आपको दो तीन तरीके से आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपको फॉग दिखने को मिलेगा। अब देखो, जब फॉग होता है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। क्लियर? विजिबिलिटी लो होती है तो उसकी वजह से अब एक तो विजिबिलिटी लो होगी, सेकेंड यहां पर क्या होंगे? पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट आपके क्या होंगे? यहां पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। यानी कि जो हम कन्वेक्शन पढ़ते हैं नॉर्मली, होना क्या चाहिए था? अगर ये अर्थ की सरफेस है और यहाँ पर आपके पार्टिकल प्रेजेंट है, तो नॉर्मल क्या कंडीशन होनी चाहिए? जैसे ही यहाँ पर सनलाइट आएगी ये हीट अप होगा और यहाँ से इस तरीके से एयर को राइज करना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं हम? कन्वेक्शन। क्लियर? तो ये कन्वेक्शन यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर इन्वर्जन भी हो जाता है। तो दो तीन चीज़ें जो हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज होना रिक्वायर्ड है। अब अगर आपको नहीं पता व्हाट डज इन्वर्जन मीन, या टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, या कन्वेक्शन सेल्स क्या होते हैं, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आप एक बार वहाँ से ये सब नॉलेज लेके आ जाइए, उसके बाद आप ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपके पार्टिकल्स को ऊपर जाना चाहिए था, पर ये पार्टिकल्स ऊपर नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, और कन्वेक्शन सेल यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये इन दी लोअर ट्रोपोस्फेयर यहाँ पर रुके रह जाते हैं, जिस वजह से आपका जो पॉल्यूशन का लेवल है, पॉल्यूशन लेवल वो बहुत हाई हो जाता है। आप लोग नॉर्मली न्यूज़ में पढ़ते होंगे, जैसे ही सर्दियां आती हैं तो दिल्ली या जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर आप देखने को मिलेंगे कि वहाँ पे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि 2.5 PM या फिर PM10
इसके जो लेवल होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। अब वो क्यों होता है? क्योंकि कन्वेक्शन सेल नहीं बन रहा है, सिर्फ इस वजह से होता है। अब जब हमने पॉल्यूटेंट की बात कर ली है, तो जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो भी आपके दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं हम। फर्स्ट इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंड इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। क्लियर? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो कि आपको एयर में डायरेक्टली मिल जाएंगे। सिर्फ इतनी सी आपको डेफिनेशन याद रखनी है। वो पॉल्यूटेंट जो आपको एयर में डायरेक्टली जैसे वो हैं उसी रूप में डायरेक्टली सोर्स से मिल जाएंगे, यानी कि उसमें कोई भी चेंज, ये शब्द याद रखना है आपको, चेंज नहीं हो रखा होगा। यानी कि जिस तरीके से वो एटमॉस्फेयर में आएंगे वो उसी तरीके से रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बात कर ले CO2। क्लियर? CO2 आपका जैसे एनवायरनमेंट में आया है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट होते हैं क्या आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब देखिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? जब दो आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिलके एक नए तरीके का पॉल्यूटेंट बना दे। क्लियर? यहाँ पर क्या होता है? दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिलके नए तरीके का पॉल्यूटेंट बना देते हैं, उसको बोला जाता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ये आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा एनवायरनमेंट में। ये कब मिलेगा? जब दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट का क्या हो? रिएक्शन हो। क्लियर? तो यानी कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आपके बाद में बनेंगे, पहले आपको क्या मिलेंगे? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक मेजर एग्जांपल आप देख सकते हो, ओजोन। क्लियर? अब यहाँ पर जो ओजोन की बात हो रही है, इट इज नॉट दी स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल ओजोन। देखो ओजोन जो होती है वो आपकी दो जगह प्रेजेंट होती है। अगर ये अर्थ की सरफेस है तो ये आपकी ट्रोपोस्फेयर और ये यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर। तो एक लेयर तो आपकी यहाँ पर प्रेजेंट होगी ओजोन की। क्लियर? O3। अब ये क्या होती है? ये कहाँ पर होती है? स्ट्रेटो स्पीयर में। इसे बोलते हैं हम गुड ओजोन, क्योंकि ये क्या करती है? ये हमारी हेल्प करती है किस चीज को रोकने में? ये हार्मफुल यूवी रेज को रोकने में मदद करती है। क्लियर? फिर एक हो जाती है आपकी ग्राउंड लेवल ओजोन, जिसको हम बोलते हैं GLO। अब देखो ये क्यों होती, ये क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे लिए। अब ये हार्मफुल क्यों होती है? क्लियर? देखो ओजोन सबसे पहले तो एक ऑर्डरलेस गैस होती है। क्लियर? हार्मफुल होने के पीछे इसका ये कारण है कि अगर आप इसको डायरेक्टली अपनी बॉडी में इनहेल कर लेते हो तो उससे आपकी बॉडी में वेरियस काइंड ऑफ रिएक्शंस होने लगती है, जिस वजह से आपको बहुत सारी डिसीजेज हो सकती है। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ग्राउंड लेवल ओजोन हमारे लिए हार्मफुल होती है। अब जब ग्राउंड लेवल ओजोन के बनने की बात आती है तो वो कैसे बनती है? एक होता है आपका NO2। इसको मैं बेसिक फॉर्मूले में लिखूँ तो NOx, नाइट्रस ऑक्साइड्स, प्लस आपका यहाँ पर क्या होता है? व्हीकल से जो भी एमिशन निकलता है। क्लियर? प्लस यहाँ पे PAN, पेरी एसिटाइल नाइट्रेट, ये प्रेजेंट होता है। ये तीनों मिलके आपके O3 का निर्माण करते हैं। और ये O3 कौन सी वाली O3 होती है? आपकी GLO, ग्राउंड लेवल ओजोन। क्लियर? अब एक और चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, जब O3 के बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं तो O3 की एक बार रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं, O3 बनती कैसे है। क्लियर? देखो O3 को अगर आप थोड़ा सा खोलेंगे तो ये क्या होते हैं? 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे नॉर्मल ऑक्सीजन की आपको बात करेंगे तो वो O2 होता है। क्लियर? यहाँ पर आपका क्या होता है? O3 होता है, यानी कि 1 2 3 तीन मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंट होंगे। अब ये बनता कैसे है? ठीक है, ये देख लेते हैं। एक O2 प्लस ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल। क्लियर? ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल आपको एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। ये दोनों मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पे जो साइन लगाया है ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का। क्लियर? और यहाँ पर ये किसकी प्रेजेंस में? यहाँ पर लिखा जाता है यूवी रेज की प्रेजेंस में ये बना देता है आपका O3। और ये ध्यान रखना है कि जब आपका यूवी रेज आएंगे यहाँ पर, यूवी रेज प्लस एक्टिव क्लोरीन, ठीक है, जो कि आपका किससे बनता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बनता है। तो इन दोनों की प्रेजेंस में ये आपका O3 बना देगा। और सेम यही होता है क्या? जब आपका O3 से O2 बनता है, यानी कि एक्टिव क्लोरीन की प्रेजेंस में और यूवी रेज की प्रेजेंस में आपका O3 कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एक फ्री रेडिकल बना देता है। तो ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा एक लगातार चलती रहती है। इसीलिए हम O3 को क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ये। क्लियर? स्टेबल नहीं है। स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है? ऑक्सीजन की।
ये स्टेबल है और O3 आपका अनस्टेबल है। कभी एग्जाम में आपसे इस तरीके से अगर पूछ लेता है तो आपको ऐसे याद रखना है। चलो अब देख लेते हैं कैसे ये जो एयर पॉल्यूशन है, यहाँ पे देखो नेचुरल सोर्सेज से आ रहे हैं, फिर मोबाइल सोर्सेज यानी कि आपका ऑटोमोबाइल वगैरह, यहाँ से देखो आपके कौन कौन से पॉल्यूटेंट आ रहे हैं, CO2, SO2, NO, NO2। क्लियर, ये सब हो गए आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या हो गए, SO3, HNO3, ये क्या होते हैं, रिएक्शन करने के बाद बनाए जा रहे हैं। चलो इसमें देख लेते हैं अगली चीज, स्मॉग। अब देखो दो तरह से स्मॉग आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हमें पता है। सल्फरस स्मॉग, इसका एक और नाम है, उसे हम क्या बोलते हैं, लंदन स्मॉग। क्लियर, इसको जो बोला जाता है दैट इज योर लंदन स्मॉग। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसको सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया गया था वो लंदन में किया गया था। अब लंदन में करने से पीछे इसका क्या रीजन है, देखो सल्फर जो रिलीज होता है उसका जो मैक्सिमम प्रपोर्शन होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, वो आपका इंडस्ट्रीज से रिलीज होता है। क्लियर, अब अगर आप बात करें किसकी, 17th to 18th सेंचुरी, इस टाइम पीरियड में आपका जो लंदन वाला एरिया है ये पूरा का पूरा आपका जो वेस्टर्न यूरोप है वहां पर क्या हुआ था, वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। तो वहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज एक साथ सेटअप होने लगी थी। अब इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से वहां पर कोल का यूजेज एकदम से रैपिडली बढ़ा था, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में सल्फर का कंटेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग गया था। क्लियर, तो इतना आपको याद रखना है, लंदन में पाया गया था 17th-18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो अगर इतना आपको याद रह जाएगा तो ये आपके लिए मोर देन एनफ होगा। रिजल्ट फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड इन एयर एंड इट इज कॉज्ड बाय यूज ऑफ सल्फर बियरिंग फॉसिल फ्यूल पर्टिकुलरली कोल। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिस टाइप ऑफ स्मॉग इज एग्रीवेटेड बाय डैम्पनेस एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन एयर, यानी कि अगर एयर में आपके पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे तो उस वजह से ये वाली जो स्मॉग होगी यानी कि सल्फ्यूरस स्मॉग वो और ज़्यादा बनने स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे अलग सा ही एक आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स आपके एयर में सस्पेंडेड होते हैं। क्लियर, अगर इतना आप लोगों को याद रह गया तो चलो आगे चलते हैं। अगली जो हमारी स्मॉग होती है वो होती है फोटोकेमिकल स्मॉग। अभी इसका एक और नाम जो हम याद रखते हैं दैट इज लॉस एंजलिस स्मॉग। ये लॉस एंजलिस में देखा गया था और इसको हम बोलते हैं ज्यादातर अर्बन स्मॉग। ये मोस्टली अर्बन एरिया में ही पाई जाती है, ये रूरल एरिया में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि इस स्मॉग को बनाने में जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और वो ज्यादातर किससे निकलते हैं, हमारे व्हीकल्स से निकलते हैं। जो जिस जगह पे आपके ज्यादा व्हीकल्स यूज होंगे वहां पर आपका फोटोकेमिकल स्मॉग आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड आपको याद रखना है, सेकेंड आपको इसमें क्या याद रखना है, सनलाइट, सनलाइट प्लस NOx, ये दो आपको इसमें याद रखने हैं और ये बना देते हैं आपके क्या, फोटो केमिकल स्मॉग। क्लियर, अच्छा यहां पर आप देख रहे होंगे इस फोटो में आपको थोड़ा सा ब्राउन कलर ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग की एक खासियत है कि जहां जहां आपको फोटोकेमिकल स्मॉग दिखेगा वहां पर उस पूरे एटमॉस्फेयर में या उस पूरी सराउंडिंग में आपको ब्राउन कलर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर, यानी कि आपका जो एटमॉस्फेयर का कलर होगा वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा। अब इसी में एक और चीज याद रख लेना, इसी को आप हेज भी बोल देते हो। ठीक है, हेज आपको कब देखने को मिलेगी, समर में। अब ये हेज कौन सी चिड़िया का नाम है वो देख लेते हैं। देखो हेज कब आपकी बनती है, पहली चीज तो मैंने बताया ये आपको समर में देखने को मिलेगी। सेकंड चीज, इसके पीछे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज पॉल्यूटेंट। अगर जो आपके पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में हाई है तो आपको हेज देखने को मिलेगी। अभी इस समय हो क्या जाता है कि जो आपका टेम्परेचर होता है ना, क्लियर, मान के चलो 40 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर वहां पे नोटिस किया, पर एक्चुअल में जो आपको फील होगा बिकॉज ऑफ क्या, वहां पर एक तरीके से चेम्बर बन जाएगा आपका, जिसकी वजह से सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी आपको 45, 47 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी महसूस कराएगा।
क्यों? क्योंकि ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये गर्मी को अब्जॉर्ब करेंगे और उसको एमिट करेंगे, तो और ज़्यादा गर्मी आपको, एडिशनल गर्मी लगने लग जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, आपका स्वेट लॉस बहुत कम देखने को मिलेगा। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ स्वेटिंग के पीछे के सारे रीजंस, किस किस कौन कौन सी कंडीशन में आपकी स्वेटिंग बंद हो सकती है, इसके पीछे जो ह्यूमिडिटी वगैरह का जो भी रीज़न थे वो मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ। तो अगर नहीं पता तो एक बार ह्यूमिडिटी वाला चैप्टर जाके पढ़ लेना। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग आपकी समर स्मॉग भी बोला जाता है, फॉर्म्स व्हेन पॉल्यूटेंट सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक तरीकों से आपके बने हैं वो रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब वो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो वो एक गैस बना देते हैं, दैट इज नोन एज योर ओजोन गैस। क्लियर? और ओजोन आपकी क्या होती है? एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहलाई जाती है। एक बार इसकी पूरी की पूरी रिएक्शन देख लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सनलाइट, हाइड्रोकार्बन, ओजोन बनाएगा। बट ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर इज बेनिफिशियल बट नियर द अर्थ सरफेस इट रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग एज इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो याद रखना है आपको, कभी आपके सामने एग्जाम्पल आ जाए कि हालांकि यूपीएससी ने ऑलरेडी एक बार ये पूछ चुकी है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या पॉल्यूटेंट है, और वहां पर ओजोन का एग्जाम्पल भी दिया था। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ओजोन एक पॉल्यूटेंट भी है और ग्रीन हाउस गैस भी है। क्लियर? तो ये एक बार देख सकते हो आप किस तरीके से नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सब मिलके हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस में ये आपका बना देते हैं क्या? फोटोकेमिकल स्मॉग। क्लियर? दिस रिजल्ट इन ब्राउनिश कलरेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, रिड्यूस विजिबिलिटी, प्लांट डैमेज एंड हेल्थ इश्यूज। तो ये रिएक्शंस है कुछ जो आपको देखने को मिलेंगी स्मॉग में। तो ये इन रिएक्शंस पे एक बार जरा नजर देख लेते हैं हम। NO, VOC, VOC का मतलब होता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वॉलेटाइल का मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। तो इनसे मिलके बनता है आपका क्या? NO2। NO2 यूवी रेस के साथ मिलके बनाता है NO, और ये यहाँ पर फ्री रेडिकल इसने रिलीज कर दिया। क्लियर? ये NO2 में से फ्री रेडिकल एक ऑक्सीजन का रिलीज हो गया। तो अगर आपके दिमाग में कभी सवाल आए ये ओजोन जब बनेगी तो ये फ्री रेडिकल कहाँ से आया, तो वो इस वाली रिएक्शन से आया। फिर ये O प्लस O2 बनाता है आपका क्या? ओजोन। फिर NO2 प्लस VOC ये बनाते हैं आपके PAN। तो दो आपके कंपोनेंट बन सकते हैं, एक ओजोन और पेरिऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये दो चीजें आपकी बन सकती हैं। क्लियर? अब देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ स्मोक। अब स्मोक के इफेक्ट कितने तरीके के हो सकते हैं या कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं स्मोक के। देखो, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है बाय टेम्परेचर इन्वर्जन। जब आपका टेम्परेचर इन्वर्जन होगा तो आपका जो पॉल्यूशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? कन्वेक्शन नहीं होने देगा वो। हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि कन्वेक्शन ना होने की वजह से जो टेम्परेचर होता है वो वहाँ से रिलीज नहीं हो पाता, वहाँ पर सबसीडिंग कोल्ड एयर नहीं आ पाती। क्लियर? तो जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो नियर ग्राउंड के पास ट्रैप हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं ह्यूमंस के लिए। अब स्मॉग में देख लो किस किस तरह की टॉक्सिक गैसेज होती हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करें तो इसमें ओजोन आपकी पाई जाएगी। क्लियर? कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर द प्रेसिपिटेशन इज रिड्यूस। यहाँ पे याद रख लेना टेम्परेचर इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन होने की वजह से आपका प्रेसिपिटेशन भी कम हो जाता है और यहाँ पे इट ऑल्सो अफेक्ट द विजिबिलिटी ऑफ सराउंडिंग। तो सराउंडिंग की विजिबिलिटी भी थोड़ी सी इफेक्ट होगी। अब हमारी हेल्थ पे क्या क्या इशू आते हैं। क्लियर? तो बर्निंग ऑफ आई, अगर आप ओजोन वाली एयर में निकलो बाहर पे तो आपकी आंखों में जलन होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, और अगर लॉन्गर टाइम तक कंटिन्यू करे तो आपको एजमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। बहुत सारी पल्मोनरी डिसीजेज होने का खतरा रहता है, हार्ट अटैक का खतरा हमारा बढ़ जाता है। क्लियर? तो आगे बात कर लेते हैं। जब प्रेसिपिटेशन का यहाँ पे जिक्र आया है तो हम बात कर लेते हैं आज प्रेसिपिटेशन के बारे में। अब देखो कई तरीके का प्रेसिपिटेशन होता है। पहली बात तो एक जनरल डेफिनेशन प्रेसिपिटेशन की ले लेते हैं। प्रेसिपिटेशन की जो जनरल डेफिनेशन होती है वो ये कहती है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है जब अर्थ के ऊपर गिरता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी,
क्लियर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी व्हेन वाटर मॉलिक्यूल फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस, वो किसी भी फॉर्म में गिर सकता है, इधर इन रेनफॉल, स्नोफॉल, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। क्लियर। अब ये होता क्यों है, कैसे है, इसकी पूरी प्रोसेस को एक बार जांच लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। तो जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस हो जाता है ओवर सस्पेंडिंग पार्टिकल्स इन एयर। जब मैं आपको फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने इसका जिक्र आपसे अच्छा खासा कर लिया था कि कंडेंसेशन किस तरीके से हो रहा है। क्लियर। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक एरोसोल आपका प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेयर में, उसके अराउंड आपके वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से गुच्छे में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फिर इनके अराउंड, और ऐसे एक्यूमुलेट होते होते ये क्या बना देते हैं, एक पूरा का पूरा क्लाउड बना देते हैं। और जब इसमें आपका मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है कि ये एरोसोल इसको होल्ड करके नहीं रख पाएगा, तब उसके बाद ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके वहाँ पर अपना पूरा वाटर शेड कर देते हैं। और ये जो शेडिंग ऑफ वाटर है इसी को ही हम बोलते हैं रेनफॉल प्रेसिपिटेशन। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन देख लेते हैं। वायरेग, अब ये कब होता है, जब आपकी जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं वो इवेपोरेट हो जाए बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस। क्लियर। अब मैं आपको इतने सारे क्यों बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे हम पढ़ेंगे, सिंपल चीज़ है, एग्जाम में कभी भी कुछ भी पूछ सकता है वो। क्लियर। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो वायरेज हो गया जो इवापोरेट हो जाएगा इवन बिफोर रीचिंग दी अर्थ सरफेस। फिर आता है ड्रिजल। ठीक है, ड्रिजल हम बोल देते हैं बूंदाबांदी, जो आपने देखी होगी। तो उस समय आपका ड्रॉप साइज कितना होता है, 0.5 mm से भी कम। क्लियर। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना छोटा रेन ड्रॉप साइज होगा। फिर बात कर लेते हैं रेनफॉल की। इसमें जो आपका ड्रॉप का साइज होता है वो 0.5 mm से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फिर बात करें स्नोफॉल। स्नोफॉल कब आपको देखने को मिलेगी, जब आपका जो टेम्परेचर है वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। स्लीट क्या होता है, ये फ्रोजन रेन ड्रॉप्स होती हैं। क्लियर। और ये क्या होती है, मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेनफॉल। क्लियर। तो अगर आपके एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिले कि रेनफॉल भी हो रही है और साथ साथ आपको कुछ फ्रोजन मटेरियल भी मिल रहा है, तो उसे बोलेंगे स्लीट। फिर आ जाता है हेल, इसको बोलते हैं हम ओलावृष्टि। इस समय क्या होता है, हार्ड राउंडेड पैलेट्स ऑफ स्नो वो क्या होते हैं, वो गिरते हैं, उन्हें हम हेल बोलते हैं। और इनका जो साइज होता है 5 mm से 50 mm के बीच हो सकता है। क्लियर। अगर ये बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसी को हम क्या बोलने लग जाते हैं, हेल स्ट्रॉम। क्लियर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ रेनफॉल। सबसे पहली टाइप कन्वेंशनल रेनफॉल। इसमें क्या होता है, जो आपकी एयर होती है वो इस तरीके से राइज करती है। अब जब ये राइज करेगी, कुछ चीज़ें याद रखनी है इंपॉर्टेंट, हालांकि आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। राइज करेगी तो वो अपना टेम्परेचर, बताओ क्या करेगी, रिलीज करेगी कि टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, बताओ जरा सोचो, ये ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं मैं। टेम्परेचर रिलीज करेगी कि टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगी। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर को रिलीज करेगी या लूज करेगी अपनी हीट को। क्लियर। जब ऊपर जाएगी तो ये कोल्ड होती हुई जाएगी और यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया है। फिर यहाँ पर आपकी रेनफॉल होगी। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज नोन एज कन्वेक्शनल रेनफॉल। नेक्स्ट टाइप की रेनफॉल होती है आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब इसमें देखो, आपकी एक एयर मास था, वो एक बड़े माउंटेन के पास आती है, तो यहाँ पे सडनली उसे राइज करना पड़ता है। अब ये सडन राइज इन टेम्परेचर, सॉरी सडन राइज इन एयर। क्लियर। इस पूरे क्रोनोलॉजी को लिख लो। यहां पर क्या होगा, सडन राइज इन एयर, फिर सडन ड्रॉप। क्लियर, सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर। और ये सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर की होने की वजह से क्या होगा, आपका हाई कंडेंसेशन। और ये हाई कंडेंसेशन की वजह से हाई प्रेसिपिटेशन। क्लियर। तो ये आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। फिर यहां पर हम देख लेते हैं, यहां पर आपको देखने को मिलेगी क्या, साइक्लोनिक, और इसी को एक और नाम से हम जानते हैं क्या, फ्रंटल रेनफॉल। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल। क्लियर। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल,
ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब एयर हीट अप होगी वो लाइट हो जाएगी, ठीक है। क्यों क्यों लाइट हो जाएगी? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है, अब ये आप लोग थोड़ा सा सोचो, डेंसिटी इंक्रीज होगी कि डेंसिटी डिक्रीज होगी? बताओ। डेंसिटी का मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब बताओ यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? चलो आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा। तो यहाँ पर आपकी डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्लियर? अब क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मास तो सिमिलर रहेगा। तो जैसे ही लाइट होगी डेंसिटी डिक्रीज होगी, वो राइज कर जाएगी और कन्वेक्शनल करंट्स बनाएगी। अब जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी, एक्सपेंड करेगी, अपनी हीट को लूज करेगी, वहां पर क्या होगा? कंडेंसेशन होने लग जाएगा और क्लाउड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? अब ये जो क्लाउड फॉर्मेशन होगी, अब हालांकि ये बहुत ज़्यादा हैवी क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होती यहाँ पे, थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह का यहाँ पे रेनफॉल पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो रेनफॉल होगी वो छोटे एरिया में होगी, हाईली लोकलाइज्ड होगी, बहुत ज़्यादा होगी, एकदम से हैवी होगी, बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ये तीन फीचर इसके याद रख लेना: हैवी रेनफॉल, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड हाईली लोकलाइज्ड इन एरिया। क्लियर? ये ज़्यादातर आपको समर्स में देखने को मिलेगी और इक्वेटोरियल डोल्ड्रम के आसपास तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है ये। क्लियर? अगली टाइप ऑफ रेनफॉल हम देख लेते हैं। सॉरी, इसका एक बार जरा पिक्चर देख लो आप। तो एयर क्या होगी? हीट हुई यहाँ पे, इस तरीके से राइज करी, फिर यहाँ पे आपका कंडेंसेशन हो रहा है इस जगह पे। क्लियर? यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है और कंडेंसेशन हो रहा है तो फिर यहाँ पर ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल की। अब ये ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है? तो देखो, ओरोग्राफिक रेनफॉल जब एक सैचुरेटेड एयर कांटेक्ट में आती है किसके? एक माउंटेन के या कोई एक हाई टोपोग्राफी के। अब ज़रूरी नहीं है वहाँ पे माउंटेन ही हो, कभी कभी प्लेट्यू के टकराने से भी वो रेनफॉल हो जाती है। क्लियर? अगर हाई प्लेट्यू हो आपका, तो यहाँ पे ह्यूज टोपोग्राफी और माउंटेन से टकराती है, तो यहाँ पे उसको फोर्स कर दिया जाता है राइज होने के लिए। वहाँ पर वो हीटअप होने की वजह से राइज हो रही थी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपकी कन्वेक्शनल रेन है, क्लियर, कन्वेक्शनल रेल है, ये थर्मली इंड्यूस होती है। और जो आपकी कौन सी ओरोग्राफिक रेनफॉल है, ये डायनामिकली इंड्यूस होती है। क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इस तरह से कभी कभी यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट इसमें रेफरेंस नहीं आ रहा, डायरेक्टली आपको एग्जाम या बुक्स वगैरह में देखने को मिलेगा नहीं, बट आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं फॉल इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे जो फॉल इन, तो द fall in temperature led to the condensation and precipitation happens। क्लियर? तो यहाँ पर हम ये समझ रहे थे कि जैसे ही फॉल इन टेम्परेचर होगा उससे सिंपली कंडेंसेशन हो जाएगा और उसके बाद आपका प्रेसिपिटेशन होने लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब मैं आपको लास्ट टाइम भी पढ़ा रहा था ओरियोग्राफिक के, तो आपको याद रखना है कि एक माउंटेन होता है, ठीक है, उसकी एक ये वाली जो साइड होती है जिधर विंड्स चल रही होती हैं, इस तरीके से फ्लो कर रही होती हैं, क्लियर, उसे बोलते हैं हम विंडवर्ड साइड। और जिस साइड आपकी विंड्स फ्लो नहीं हो रही हैं, इट मीन्स जिस तरफ आपकी विंड्स डायरेक्टली नहीं जा रही हैं, इस माउंटेन के ऊपर से ऐसे होके आ रही हैं, उसे बोलेंगे हम लीवर्ड साइड। तो ये दो आपको साइड्स के बारे में ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, ये जो विंडवर्ड साइड है इसमें आपकी हवाएं आती हैं, सडन राइज होता है, सडन राइज होने की वजह से यहाँ पर एकदम सडन क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और सडन क्लाउड फॉर्मेशन होने की वजह से शार्प टेम्परेचर फॉल होगा यहाँ पे, यानी कि एकदम से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फॉल होगा। उसकी वजह से आपका हाई कंडेंसेशन एंड हाई कंडेंसेशन की वजह से आपका हाई प्रेसिपिटेशन। क्लियर? अब
ये चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो इसी में आपको ध्यान रखना है, जब इधर पे ही सारा मॉइस्चर शेड हो जाता है तो ऑब्वियसली इधर की साइड जब ये विंड जाएगी इट इज़ डिवॉइड ऑफ मॉइस्चर। क्लियर, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होगा और मॉइस्चर ना होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा आपको, यहाँ पर आपको सेमी एरिड और एरिड रीजन देखने को मिलेगा। क्लियर, इसका जो एग्जांपल हो जाते हैं आपके वो पेंटागोनियन डेजर्ट इन अर्जेंटीना, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। अगर आप देखेंगे इंडिया के जो ईस्टर्न और वेस्टर्न स्लोप्स हैं इधर पे, यहाँ पे क्लियर, ये वेस्टर्न घाट है, इधर की तरफ तो आपको सारी की सारी बारिश देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो आप इधर वाले स्लोप की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न स्लोप, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी बारिश देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर, इसी को हम एक और चीज़ के नाम से जानते हैं, दैट इज रिलीफ रेन। तो इस तरीके का कुछ आपका यहाँ पर प्रॉपर प्रोसेस होता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इस प्रोसेस में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि कैसे कंडेंसेशन होगा। क्लियर, तो चलते हैं आगे अगली तरह के रेनफॉल पे। अगली तरह की जो रेनफॉल होती है दैट इज आवर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पे फ्रंटल भी बोल सकते हैं हम, साइक्लोनिक भी बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, अगर वहाँ पे फ्रंट बन रहा है तो फ्रंटल बोलेंगे, अगर वहाँ पे साइक्लोन बन रहा है तो साइक्लोन बोलेंगे। अब ये फ्रंट और साइक्लोन में क्या डिफरेंस होता है, देखो फ्रंट्स आपके बनते हैं जब आपके दो हवा के जो एयर मासेस होते हैं अलग अलग टेम्परेचर के वो मिक्स हुए। फॉर एग्जाम्पल वार्म एयर मिक्सेस विद कोल्ड एयर लीड टू वार्म फ्रंट। क्लियर, तो इस तरह की चीज़ है। या फिर यहाँ पर कोल्ड फ्रंट बन सकता है, और एक और फ्रंट जो हम पहले पढ़ चुके हैं दैट इज ऑक्लूडेड फ्रंट। क्लियर, ये कुछ 3-4 तरह के फ्रंट होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। इसी को हम साइक्लोनिक रेनफॉल भी बोल देते हैं। अब साइक्लोनिक रेनफॉल किस तरीके से देख लेते हैं, देखो फ्रंटल तो इस तरीके से वार्म एयर ऊपर जाएगी, पूरा यहाँ पर कन्वेक्शन का प्रिंसिपल फॉलो होगा। ठीक है, यहाँ पर कन्वेक्शन होगा तो उस वजह से यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा और पूरी रेनफॉल हो जाएगी। नेक्स्ट साइक्लोनिक इस तरीके से जहाँ जहाँ साइक्लोन बनेगा उसके इस पोर्शन में देखो रेनफॉल होती है, और ये जो ये वाला एरिया होता है इट इज़ डिवॉइड ऑफ रेनफॉल। क्लियर, ये वाला एरिया में कोई रेनफॉल नहीं होगी, इस वाले एरिया में हाई रेनफॉल होगी। और अगर आप बात करें आई ऑफ साइक्लोन, यानी कि जो बिल्कुल केंद्र होता है साइक्लोन का, वहां पर नो रेनफॉल। ठीक है, जो आंखें होती हैं एक साइक्लोन की, वहां पर बिल्कुल भी रेनफॉल आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब देख लेते हैं पूरी दुनिया में किस तरीके से रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। तो जनरली जब आप पैटर्न देखोगे तो ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो आपकी इक्वेटर की तरफ होती है, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते चले जाते हो वो पैटर्न डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो कोस्टल एरिया है आपका वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जैसे ही आप कॉन्टिनेंट के इंटीरियर्स में जाओगे वहाँ पर आपको रेनफॉल कम देखने को मिलेगी। क्लियर, जो चीज़ हमने देखी, एक तो जब आप इक्वेटर टू पोल जाओगे तब कम होगी, फिर कोस्टल से जैसे आप इंटीरियर की तरफ बढ़ोगे फिर रेनफॉल जो आपकी लैंड मास है उस पर कम होती है, ओशंस में ज़्यादा होती है। अब इसके पीछे का बहुत सिंपल रीजन होता है कि ओशंस में जो मॉइस्चर होता है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं बिटवीन लेटीट्यूड्स। ठीक है, 35 से 40 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में, नॉर्थ और साउथ दोनों जगह की बात हो रही है, जो रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी वो कहाँ पर देखने को मिलेगी, ईस्टर्न कोस्ट पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप बात करेंगे ये आपका 0 डिग्री, ये 30 ऐसे, तो यहाँ पर जितना भी एरिया होगा आपका, ये देखो इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ऐसे बना होगा, तो इधर वाली साइड आपको ज़्यादा देखने को रेनफॉल मिलेगी, इधर वाली साइड, ये वाली साइड, इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न साइड्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्लो होती है आपकी ईस्टर्लीज, जिनको एक और नाम से हम जानते हैं दैट इज ट्रेड विंड। इनकी वजह से अब ये क्यों होती है, इधर को कैसे चलती है, वो सब हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। अब एक बार उन लेक्चर्स को देख लेना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। तो 30 से 40 डिग्री के बीच में तो हम कहाँ पर हैं, ईस्टर्लीज, तो इस वजह से ईस्टर्ली में आपको ईस्टर्न कोस्ट में मिल रही है। पर 45 से 66 के बीच में आपकी वेस्टर्लीज फ्लो होती हैं, उस वजह से जो आपका
रेनफॉल रिसीव होती है वो वेस्टर्न मार्जिन पे ज़्यादा रिसीव होती है। क्लियर। और जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ आओगे तो आपका जो ट्रेंड है वो कम होता हुआ रहेगा। क्लियर। तो इसको ध्यान रखना है आपको। जब जब आपके माउंटेन्स पैरेलली चलेंगे किसी कोस्ट के साथ, वहां पर विंडवर्ड साइड में ज़्यादा बारिश होगी। यहाँ पर कौन सी रेनफॉल की बात हो रही है? ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्लियर। तो विंडवर्ड साइड में ज़्यादा रेनफॉल होगी और वो डिक्रीज होती जाएगी किधर की तरफ को? लीवर्ड साइड की तरफ को। क्लियर। बस इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब आप इंटीरियर कॉन्टिनेंट्स में जाते हो वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे आप और अंदर जाओगे तो रेनफॉल उतनी ही कम होती हुई जाएगी। अब कुछ एरिया होते हैं जो रेन शेडो जोन में होते हैं। अब रेन शेडो जोन कौन से हो गए? जैसे एक लीवर्ड साइड वाला एरिया, वो रेन शेडो जोन हो गया। ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, वो भी एक रेन शेडो जोन हो गया। ये सब क्या होते हैं? इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट। यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी, लेस देन 50 सेंटीमीटर पर एनम। तो इतना सब आपको रेनफॉल के बारे में याद रखना होगा। तो आज के लेक्चर में जो हमने कवर किया है, एक बार आप ये मैप देख लीजिए। इस मैप को देख के आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये देखो, अगर मैं बात करूँ, ये है 35-40 इस तरीके से। जरा नोटिस करिए, ईस्टर्न साइड पे ज़्यादा रेनफॉल है, ये देख रहे हो, यहाँ पर ईस्टर्न मार्जिन पे रेनफॉल है। फिर जब आप इधर आ जाते हो 45 से ऊपर, ये देखो इस वाले एरिया में, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और सॉरी ये वाला एरिया, ये देखो, इन सब जगहों पे रेनफॉल इस तरीके से। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है? पूरा आपका रेनफॉल पैटर्न। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना। मैं तो इवन बोलूँगा रट लेना। क्लियर। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आ रहे हैं इन सब चीज़ों से। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम नई नई चीज़ों के बारे में और पढ़ते रहेंगे। क्लियर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जल्दी ही आप सब अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें। धन्यवाद।